रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमारा टॉपिक चल रहा है पोएटिक्स और आज पोएटिक्स की ये लास्ट वीडियो है। पिछली 3 वीडियोस में हम पोएटिक्स के पहले 19 चैप्टर्स कवर कर चुके। आज की इस वीडियो में आखिरी 6 चैप्टर्स 20 से 26 तक लास्ट 7 चैप्टर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 20 में अरिस्टोटल डिस्कस करता है एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज से वो मुराद लेता है कि वर्ड्स किस तरह से वजूद में आते हैं, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, फ्रेजेस किस तरह से बनते हैं, सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। तो इस चैप्टर में अगर हम ये कहें कि आपके क्वेश्चन के अतबार से, आपके एग्जाम के अतबार से इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो शायद नहीं है। दिस चैप्टर फोकसेस प्राइमरीली ऑन द बेसिक एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज. Aristotle begins with the concept of a letter, which he defines as a single sound grouped with other sounds to form syllables and words. लेटर को डिफाइन करता है कि लेटर क्या एक सिंगल साउंड है जो ग्रुप होती है दूसरी साउंड के साथ, फिर जिससे बनते हैं सिलेबल और वर्ड्स. Aristotle also describes connecting words, verbs, nouns, sentences and phrases. तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इस चैप्टर में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 21 ये इंपॉर्टेंट है जी। सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड्स. अरिस्टोटल प्रोब्स डीपर इनटू द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड्स. इस चैप्टर में बड़ा डीपली डिस्कस करता है अल्फाज की अहमियत को. ही डिवाइड्स वर्ड्स इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. वो अल्फाज को उनके इस्तेमाल के एतबार से इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड करता है. पहली कैटेगरी कौन सी है? करंट वर्ड्स. रेफर टू टर्म्स इन पॉपुलर यूजेज. इसका मतलब है कि वो अल्फाज, वो तराकीब जो आम इस्तेमाल में होती हैं. स्ट्रेंज वर्ड्स, अजीब अल्फाज, आर वर्ड्स यूज्ड इन अदर कंट्रीज एंड लैंग्वेजेस. एक तरह से यूं कहिए कि ये वो लफ्ज हैं जो आप ने बारो किए हैं दूसरी लैंग्वेज से, लेकिन आपके नैरेटिव में, आपकी पोएम में, आपकी फिल्म में, आपके ड्रामा में ये अल्फाज एज सच इस्तेमाल किए जा रहे हैं या आपने इनको लिखा है. Metaphor seems to be encompass the use of an alien term to describe something outside the term's normal range of meaning. यानी मेटाफोरिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल, मेटाफर्स का इस्तेमाल, सिमिलीज का, हाइपरबोली का, एनालॉजीज आप ड्रा करते हैं और जो बज़ाहिर क्या लगता है स्ट्रेंज. ठीक है, यहाँ पर जो एलियन जिस टर्म कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल आपने पोएम पढ़ी द रेन, ये मैट्रिक में भी है और ये फर्स्ट ईयर में भी है, तो वहां पर एक टर्म यूज हुई टिस अ स्वीट नॉइस. स्वीट नॉइस. अब नॉइस कभी स्वीट नहीं होता. आप कभी ये नहीं कहते कि यार शोर कर रहे हो, थोड़ा और शोर करो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है. नहीं होता ना. स्वीट क्या होती है? मौसीकी. आप पढ़ रहे हैं, आप बैठे हैं, अचानक कोई आपका बड़ा फेवरेट सॉन्ग किसी ने प्ले किया है या टीवी पे आया है, तो आप क्या कहते हैं? वाह वाह क्या मजे का सॉन्ग है, थोड़ी सी आवाज खोलना. सो दैट इज हाउ. तो यहां पर स्वीट नॉइस का वर्ड यूज हुआ. यह है एलियन टर्म जिसके मीनिंग उसकी नॉर्मल रेंज से बाहर है. शेक्सपियर ने लिखा काइंड कट. ठीक है, अब कट कभी काइंड नहीं हो सकता. इसके बाद है जी ऑर्नामेंटल वर्ड्स. ऑर्नामेंटल वर्ड्स पे अरिस्टोटल ने एज सच चैप्टर के अंदर कोई खास डिस्कस नहीं किया, बल्कि यूं कहिए कि इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो चैप्टर से मिसिंग है. लेकिन इसका मतलब होता है कि लैंग्वेज का एम्बेलिश होना, बड़े फ्लारी फ्रेजेस यूज करना. न्यूली कॉइंड एंड अल्टर वर्ड्स. ठीक है, अल्फाज को नया बनाना या पहले से इस्तेमाल शुदा अल्फाज को बदल देना. फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान की एक मूवी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ गेरवा, एक कलर के लिए. ठीक है, तो इट वॉज अ न्यूली कॉइंड वर्ड. मैंने इसका इंटरव्यू सुना शाहरुख खान का, तो उसने कहा कि जी ये मेरे जो राइटर्स हैं वो उनका बड़ा कमाल है कि इसकी वो राइम नहीं हो रहा था, पूरा गाना बन चुका, तो उन्हें ये एक नया वर्ड जो है ये कॉइन करना पड़ा, गेरवा. ठीक है, इसी तरह से आप देखिए कि आम हालात में जो अल्टर्ड वर्ड्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, आम हालात में हम हमेशा क्या पढ़ते हैं? खद्दो खाल. ठीक है, कि फलां चीज के खद्दो खाल पर रोशनी डालिए. लेकिन इसने मोहसिन नकवी ने अपनी पोइट्री में लिखा खालो खद. ठीक है, सो ये है कि उसको ज्यादा अपीलिंग, ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए आप लैंग्वेज के साथ थोड़ी सी जो है ना वो तरमीम करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं. जैसे बाज़ करबला के लिए हम करबल
का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो अगेन ये जो अल्टर्ड वर्ड है करबला से। Newly coined and altered words are words changed or put into the use by the poet when they are not also in general usage. फॉर एग्जाम्पल पिछले दिनों मैंने उर्दू की एक तहरीर पढ़ी तो उसमें एक बंदे ने अपने दोस्त के हवाले से लिखा कि ये बड़ा मोहब्बती शख्स है। अब मेरे लिए लफ्ज मोहब्बती नया था, जिसका मतलब है लविंग, ही इज अ वेरी लविंग फेलो। तो ये डिपेंड करता है जी कि रूटीन से हटके अल्फाज को यूज करना या मुकम्मल तौर पर नए वर्ड कॉइन कर लेना। The chapter also details the masculine, feminine and neutral gender of Greek nouns. Greek language के बारे में बात करता है। यहाँ से तो आपको कुछ नहीं आना, लेकिन ये जो 5 कैटेगरीज हैं ये आपको याद रखनी चाहिए अपने एग्जाम के लिहाज से। चैप्टर नंबर 22 में बात करता है करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज की। करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज से मुराद क्या है? करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज से मुराद ये है कि ट्रेजेडी या एपिक पोएट की रेसिपी में ये जो 5 कैटेगरीज पीछे डिस्कस हुई चैप्टर नंबर 21 में, इनमें से आपने कितना कितना जो है ना वो पोर्शन लेना है अपने ट्रेजेडी को एक मास्टरपीस बनाने के लिए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके पास एक बिरयानी की रेसिपी है, तो आपको पता है कि उसमें अरोमा पैदा करने के लिए कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डालनी है, उसमें टेस्ट पैदा करने के लिए कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डालनी है, स्पाइसेस किस तरह से और कितनी कितनी उसमें इंग्रेडिएंट्स कब कब और क्या क्या मिक्स करने हैं, और अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा डल जाएगी तो फिर उसका टेस्ट क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। अरिस्टोटल भी यहाँ पे उसी तरह उस रेसिपी को डिस्कस करता है। In this chapter, Aristotle describes the importance of using the correct amount of metaphorical language and strange altered words in poetry. ठीक है कि मेटाफोरिकल लैंग्वेज आपने कहाँ तक यूज करनी है और स्ट्रेंज या अल्टर्ड वर्ड कहाँ तक यूज करने हैं। He tells that use of too much metaphor make the meaning confusing and complex. अगर आप बिला वजह बहुत सारे मेटाफर्स यूज किए जाएं तो मानी क्या हो जाएंगे? मानी कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। और दूसरी तरफ क्या होगा? यूज टू मेनी स्ट्रेंज और ऑल्टर टर्म्स एंड द पोएम बिकम्स इन डिसाइफरेबल जार्गन। ठीक है, डिसाइफर होता है डी कोड करना किसी चीज को, तो इन डिसाइफर का मतलब है समझ ना सकना। तो यहाँ पर अरिस्टोटल क्या कह रहा है? कह ये रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा अल्टर टर्म यूज करेंगे तो फिर आपकी पोएम, आपका ऑडियंस समझ ही नहीं सकेगा। In both cases, the text will become ridiculous and interesting language will lose any effect. However, moderate use of these two types of language is necessary for elevating a poem above the mundane. तो कहते हैं अगर दोनों में से कोई एक चीज भी ज्यादा हो जाएगी तो आपकी टेक्स्ट क्या हो जाएगी? रिडिकुलस, मजा का खेज हो जाएगी, और लैंग्वेज का जो एक अपना इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट ये खो देगी। However, moderate use of these two types, तो फिर आपके पास सोल्यूशन क्या है कि दोनों चीजों का एक मुनासिब मिकदार में, मुनासिब जो है ना प्रपोर्शन के लिहाज से इसको जो है वो एक इस्तेमाल करें एक अच्छे प्रपोर्शन के साथ, ताकि आपका जो पीस ऑफ पोइट्री है, जो राइटिंग है, टेक्स्ट है, वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। चैप्टर नंबर 23 में डिस्कस करता है स्ट्रक्चर ऑफ एपिक पोइट्री। तो इसमें सबसे पहले ये बताता है कि स्ट्रक्चर के एतबार से ड्रामेटिक स्ट्रक्चर वही होना चाहिए पोइट्री का जो ट्रेजेडी का है। ठीक है, इन दिस चैप्टर अरिस्टोटल डिस्कसेस द स्ट्रक्चर ऑफ एपिक पोइट्री। अकॉर्डिंग टू हिम एपिक पोइट्री शुड फॉलो द सेम ड्रामेटिक प्रिंसिपल एज ट्रेजेडी, कि वही ड्रामेटिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए जो ट्रेजेडी की है। क्या होना चाहिए? बिगनिंग, मिडल एंड एंड, कि ट्रेजेडी की तरह ही एपिक पोएम का एक स्टार्ट हो, एक मिडल हो, एक एंड हो। एपिक पोएट्री डिफर्स फ्रॉम हिस्टोरिकल राइटिंग is that the focus of epic poetry is the single action, whereas historical writing deals with one time period. फिर बताता है कि epic poem और historical writing में फर्क क्या है। मैं आपको ये कहता हूँ कि इसमें कॉमन क्या है। कॉमन ये है कि epic poetry जो है वो भी एक हिस्टोरिकल इवेंट, एक हिस्टोरिकल फिगर पर होगी, और हिस्टोरिकल राइटिंग भी एक हिस्ट्री के पीरियड पर होगी। लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा? एपिक पोएट्री एक इवेंट, एक बंदे के गिर्द घूमेगी। हिस्टोरिकल राइटिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप एलिज़ाबेथन एज पढ़ रहे हैं तो उसमें जितने सारे इवेंट आएंगे वो सारे के सारे डिस्कस होंगे। तो ये फर्क है कि यूनिटी ऑफ प्लॉट नहीं रहता हिस्टोरिकल राइटिंग में, और यहाँ पर यूनिटी ऑफ प्लॉट लाजमी तौर पर ऑब्जर्व होगा एपिक पोएम में। Aristotle illustrates the structure of an epic poem through Homer's handling of the War of Troy. ठीक है, इस चीज को वो किस तरह से वाजे करता है
वॉर ऑफ ट्रॉय पर होमर की पोएम के मिसाल देकर वो कहता है कि होमर ने जंग को डिस्कस किया और जंग से रिलेटेड जो एपिसोड्स थी उसको डिस्कस किया, लेकिन उसका फोकस किस पे रहा? जंग पे रहा। अब जंग में देखिए फसलें उजड़ेंगी, औरतें बेवा होंगी, बच्चे यतीम होंगे, बूढ़े मरेंगे, जवान मरेंगे, खुराक के जखीरे खत्म होंगे, रास्ते बंद होंगे, जलाओ घिराव होगा, पानी के जखीरों में जहर मिलाया जाएगा। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फलां औरत का बेटा मर गया, फलां औरत का बंदा मर गया, फलां औरत का भाई मर गया, तो ये क्या होंगी? ये साइड डिटेल्स होंगी जो यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ प्लॉट से शायद उसमें जगह ना बना सके। अगर आपका फोकस जंग पे रहेगा तो अंडरस्टूड बात है कि जंग में आग भी लगेगी, जंग में धमाका भी होगा, जंग में लोग मरेंगे भी, तो आपका फोकस किस पे रहेगा? जंग में हारा कौन और जीता कौन। बाकी की डिटेल्स आप किस एतबार से समझेंगे? बाकी की डिटेल्स आप हमेशा हार और फतह के पसे मंजर में समझेंगे। तो ये है कि आप एक पॉइंट पर रहते हैं। Rather, he chooses a single part of war and writes about multiple episodes that take place within the part. कि वो होमर जो है वो जंग को ही मौजू बनाता है और उस एक मौजू से जुड़े जो बाकी सब टॉपिक्स हैं, जो एपिसोड्स हैं, उनकी बात फिर करता है वन बाय वन। चैप्टर नंबर 24 में बताता है एलिमेंट्स ऑफ एपिक पोएम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेजेडी और पोइट्री में दो चीजें फर्क हैं। हमने पढ़ा ट्रेजेडी के पार्ट्स क्या हैं, उसमें रिवर्सल है, रिकग्निशन है और यूनिटी ऑफ प्लॉट है। इसके साथ क्या है? इसके साथ है सॉन्ग और एक्टिंग। यहाँ पर आपके पास जो है वो सॉन्ग और एक्टिंग नहीं होगी एपिक पोइट्री में, क्योंकि आपको यहाँ पर कोरस रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर एक प्रेजेंटर है, एक नरेटर है, एक पोएट है जो किसी वाकया को नरेट कर रहा है, उसे पोइट्री के जरिए बयान कर रहा है। तो यहाँ पर इन दो चीजों की जरूरत नहीं है। एपिक पोइट्री सिमिलर टू ट्रेजेडी इन इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन, रिवर्सल, रिकग्निशन एंड अ नीड फॉर जनरल यूनिटी ऑफ प्लॉट। इट डज नॉट however incorporate song and acting of performance। तो अगर आप एलिमेंट्स के एतबार से देखें तो एपिक पोइट्री और ट्रेजेडी के एलिमेंट्स में दो चीजों का फर्क है, सॉन्ग और एक्टिंग या परफॉर्मेंस। Epic poetry is also set apart tragedy in its length and scale, which is much longer and broader. It is possible for epic poem to take on events of a much larger scale over a longer time span because they do not have to be conveyed by actors on a stage within a certain time frame. दूसरा फर्क क्या है? दूसरा फर्क यह है कि एपिक पोएम तारीख का एक लंबा हिस्सा कवर कर सकती है, चूंकि आपने स्टेज पर उसके एक्टर्स को एक्टिंग करते हुए नहीं दिखाना, जबकि ट्रेजेडी इतना लंबा पीरियड कवर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपने इवेंट्स को कैरेक्टर के जरिए स्टेज पर एक ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है और वहां पर वाकयात को प्रेजेंट करने की एक लिमिट है। ठीक है, तो दूसरा फर्क ये है। पहला फर्क क्या है कि ट्रेजेडी और एपिक पोइट्री में, एपिक पोइट्री में ट्रेजेडी के बरक्स सॉन्ग और परफॉर्मेंस नहीं होती। दूसरा फर्क क्या है कि एपिक एक तवील जो है ना वो टाइम पीरियड को कवर कर सकती है, ट्रेजेडी नहीं करती। एपिक पोइट्री आल्सो यूजेस हेरोइक मीटर। तीसरा फर्क क्या है कि एपिक पोइट्री हेरोइक मीटर यूज करती है, ट्रेजेडी के लिए लाजमी नहीं है कि इस मीटर को यूज करे। ट्रेजेडी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने थीम के अकॉर्डिंग, अपने मोटिव के अकॉर्डिंग कोई भी मीटर यूज कर सकती है। लेकिन असल चीज क्या है? असल चीज है कि आपका जो पीस ऑफ आर्ट है वो कितना जबरदस्त है। Moreover, Aristotle introduces the idea that epic poetry employs the irrational with good effect. Tragedy, he argues, deal with the wonderful but should leave out the irrational. अब यहाँ पर irrational से मुराद है supernatural, कि epic poetry इंट्रोड्यूस करवाती है आपको irrational चीजें। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए रेप ऑफ द लॉक को जहन में लाइए, सारी की सारी सुपर मशीनरी क्या लगती है? इरेशनल। इरेशनल से मुराद क्या है? इरेशनल से मुराद ये है कि ऐसी चीज जिसको आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि एरियल के साथ जो सारी मशीनरी है वो क्या है। इसी तरह से आप ये देखिए इसमें फेरी क्वीन में, ठीक है, जितनी भी सुपरनेचुरल मशीनरी है आप उसको नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इसको कहता है कि इरेशनल। वंडरफुल ये कहते हैं कि जिस तरह से इवेंट्स को कनेक्ट किया जाता है एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ, सो दैट इज वंडरफुल। तो कहते हैं कि ये वंडरफुल से आपको कनेक्ट करके इवेंट को जो है ना वो कनेक्ट करता है और ये वंडरफुल को बेस बनाता है।
आप देखिए कि इडिपस को लीजिए, आपको कैसे पता चलता है कि वो माउंट सिथारियान पे छोड़ के आता है शेपर्ड, और फिर कड़ी से कड़ी मिलती है, पता चलता है कि इडिपस ने जिस बाबे को मारा था गुस्से में, वो उसका अपना वालिद था। ठीक है, तो दैट इज वंडरफुल। और जो यूज ऑफ सुपर नेचुरल है दैट इज इरेशनल, यानी अकली तौर पर यह बात तस्लीम नहीं होती कि बलिंडा को जगाने के लिए जो है ना वो पूरी जिन्नों की फौज आ रही है, या उसकी हिफाजत करने के लिए पूरी एक फौज मौजूद है जिन्नों की। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं करते। चैप्टर नंबर 25 में अरिस्टोटल कहता है कि फॉल्ट क्या है पोइट्री के, या पोइट्री पर क्रिटिसिज्म क्या है। तो वो कहते हैं, ही आर्ग्यूज दैट पोइट्री कैन एक्सप्रेस टू मेन फॉल्ट्स। पहला फॉल्ट क्या है? फॉल्ट्स इन द वेरी इसेंस ऑफ पोइट्री, कि पोइट्री के वजूद में कोई फॉल्ट है, इनहेरेंट है, एंड एक्सीडेंटल फॉल्ट और हादसाती। आगे इसको एक्सप्लेन करता है, इफ द पोएट इमिटेटेड समथिंग दैट लैक्ड सब्सटेंस देन द एरर लाइज इन द पोएट्री इटसेल्फ, कि अगर पोएट ने कोई ऐसी चीज इमिटेट की है जिसका सब्सटेंस ही अच्छा नहीं है, तो फिर तो पोइट्री इटसेल्फ क्या होगी, उसमें एरर है। इफ द पोएट मेक्स द रॉन्ग डिसीजन दिस इज द टाइम फॉर क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक, अगर पोएट ने कुछ ऐसा कर दिया है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसे फीडबैक देंगे अपना। However, even if the poet makes a mistake or describe the impossible, Aristotle seems to argue that the quality of art is more important than correctness of the subject matter. तो कहते हैं अगर पोएट ने गलती कर भी ली है तो फिर भी जो चीज मैटर करेगी वो ये है कि उसका जो कुछ उसने लिखा उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, अवाम ने, ऑडियंस ने उसको कितना पसंद किया। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक पाकिस्तानी मूवी थी पंजाबी, उसका नाम मुझे अब नहीं याद, तो उसमें एक गाना था उड कोठे तू कावां वे, और इसी गाने का एक मिसरा था, मैं तेनू चूरियां क्यों पावां वे। तो एक उर्दू के प्रोफेसर ने इस पे संडे अखबार में उसने लिखा आर्टिकल, उसने एड्रेस किया प्रोड्यूसर को और गाने के राइटर को। उसने कहा जी फिल्म आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बिजनेस ले रही है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या कौवा चूरी खाता है। तो ये है रॉन्ग डिसीजन। अब जाहिर सी बात है कि कौवा चूरी नहीं खाता, चूरी खाता है तोता, पैरट। लेकिन इसके बावजूद वो फिल्म बहुत पसंद की गई और उसका बिजनेस बड़ा शानदार रहा। और ये जो गाना था ये हमारे देहात के इलाकों में बेतहाशा सुना गया। आप में से जो लोग गांव के कल्चर से वाकिफ हैं, खास तौर पे वो देहात जहाँ पे रिवाज था शादियों के मौके पे लाउड स्पीकर लगाने का, आज भी कुछ देहातों में है। तो और उसके साथ साथ ये जो ट्रैक्टर्स थे इन पे जो वो लगा होता है म्यूजिक सिस्टम, तो ट्रैक्टर्स पर ये गाना बहुत ज्यादा सुना गया। सो ये वो चीज है जो अरिस्टोटल कहता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट में, आपके आइडिया में कोई खामी रह भी गई है तो फिर आप देखिए कि इसमें जो है वो कितना जबरदस्त बनता है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको इसकी। अगर आपने इसका थीम सॉन्ग सुना मेरे पास तुम हो, आप कभी तसल्ली से इस गाने को दोबारा सुनिएगा और आप इस गाने से राहत अली खान को माइनस कर दें और गाने को लिख के पढ़ें, आपको पता लगेगा कि उसमें तो कोई आइडियाज की जो यूनिटी है वो कितनी डिस्टर्ब है, लेकिन द वे ही संग कमाल कर दिया। ठीक है, तो लोगों की उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं गई। ठीक है, तो दैट इज हाउ। मैंने एक कॉलम पढ़ा नुसरत फतेह अली खान के मुतालिक, तो उसके बारे में एक क्रिटिक ने लिखा कि उसका जो गला था, जो वोकल कॉर्ड्स थे वो इस तरह के नहीं थे कि वो गायकी में बहुत आगे निकलता। लेकिन उसने जो गजल को गाया और फिर वो इतना आगे ले गया कि फिर लोगों ने ख्वाहिश की कि काश हमारे वोकल कार्ड भी इतने ही खराब हो जाएं जितने नुसरत फतेह अली खान के हैं। सो ये डिपेंड करता है अरिस्टोटल के मुताबिक कि अगर आपने कोई गलती कर भी दी है तो आपका स्टाइल कैसा है, आपका आइडिया कैसा है, आपका थीम कैसा है और आपका मैसेज क्या है, और आपने उसको कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। This topic takes Aristotle back to the concept of language and the poet use of metaphor to describe things in one of the three above mentioned types of imitation. तो ये एक बार फिर वही चीज है जी, लैंग्वेज की जो है ना वो एम्बेलिशमेंट के हवाले से और प्लॉट को हैंडल करने के हवाले से।
लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 26, यहाँ पर एरिस्टोटल कहता है कि क्वेश्चन ये है इस सारी बहस के बाद कि अगर हम बात करें कि एपिक पोइट्री और ट्रेजेडी दोनों में से हायर फॉर्म ऑफ आर्ट कौन सी है, तो हमारा जवाब क्या होगा। अरिस्टोटल कहता है कि इस जवाब को हम समझ सकते हैं दो पैरामीटर्स की बुनियाद पर। क्वेश्चन क्या है, विच इज हायर फॉर्म ऑफ आर्ट, ट्रेजेडी और एपिक पोइट्री। Two parameters to answer this question. Number one, level of refinement. Number two, the audience ability to discern. पहला क्या है, according to level of refinement, tragedy is the less advanced of the two forms due to its reliance on extra embellishment. वो कहते हैं कि अगर हम लेवल ऑफ रिफाइनमेंट के एतबार से बात करें तो फिर हायर फॉर्म ऑफ आर्ट एपिक है, उससे नीचे आती है ट्रेजेडी। क्यों आती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिलाई करती है एक्स्ट्रा एम्बेलिशमेंट पर। Epic poetry, by contrast, uses more subtle techniques to engage an audience with a refined palette. और इनके पास क्या है, क्योंकि पोइट्री में आपके पास गुंजाइश बहुत ज़्यादा है अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की, तो आप क्या करते हैं, तो ये कहता है कि ज़्यादा हायर आर्ट लगती है, ज़्यादा अच्छी फॉर्म ऑफ आर्ट लगती है, ज़्यादा अपीलिंग लगती है। फिर कहता है कि अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड ट्रेजिक प्लॉट कैन ओवरकम दिस शॉर्टकमिंग। लेकिन अगर ट्रेजेडी का प्लॉट जो है वो बहुत शानदार हो, बहुत यूनिफाइड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो, तो फिर आपको क्या लगता है, फिर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी पोइट्री है। फिर ट्रेजेडी में कहता है कोई खामी बाकी नहीं बचती, और ये जो पहली खामी है लेवल ऑफ रिफाइनमेंट की, ये कवर हो जाती है अगर आपका प्लॉट बहुत जबरदस्त है तो। एट दिस पॉइंट in the chapter, Aristotle argues that tragedy does everything that epic poetry is capable of. कहते हैं ट्रेजेडी हर वो चीज करती है जो एपिक पोइट्री कर सकती है, बट विद इन अ नैरो एंड मोर फोकस स्कोप। लेकिन इसका स्कोप क्या है, नैरो है। इन एडिशन, एपिक पोइट्री कैन नॉट हैव द सेम यूनिटी ऑफ प्लॉट एज द ट्रेजेडी इज केपेबल ऑफ। ठीक है, और खूबी क्या है ट्रेजेडी में, कि ट्रेजेडी में यूनिटी हो सकती है, पोइट्री में यूनिटी लाजमी तौर पर एपिक पोइट्री में नहीं हो सकती। Aristotle concludes Poetics with the assertion that the tragic form is in fact superior to the epic poem. और अपना फैसला किसके हक में सुनाता है, कहता है कि मेरे नज़दीक जो ट्रेजेडी है वो एपिक पोइट्री से ज़्यादा अच्छी शक्ल है आर्ट की, और इसके साथ वो रीकैप करता है उन सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स को जो उसने अब से पहले डिस्कस किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि पोइटिक्स की इन वीडियोस से आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी, और जिन लोगों ने पोइटिक पढ़ ली है वो इन 4 वीडियोस से अपनी पोइटिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।